अरविंद केजरीवाल जी का। जोर से एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। देश के कोने कोने से आए हुए आम आदमी पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों को सबका दिल्ली में स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दस साल पहले जब पार्टी बनी थी तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी समय आएगा जब कोने कोने में हमारे इतने जनप्रतिनिधि हो जाएंगे कि एक दिन दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम भर जाएगा उनके सबसे। छब्बीस नवंबर 1949 को देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देश के संविधान को एडॉप्ट किया था। हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसने कई महीनों तक काम करने के बाद देश का संविधान बनाया और 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान एडॉप्ट किया गया। अगले 60 साल में इन पार्टियों और इन नेताओं ने मिलकर उस संविधान के चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए। उसकी बेइज्जती करने की, उसके चीथड़े उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन पार्टियों और नेताओं ने। तो फिर भगवान को बीच में आना पड़ा और ठीक 63 साल बाद 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनी इस देश के संविधान को बचाने के लिए। ये कोई संयोग नहीं है कि 26 नवंबर को ही देश का संविधान बना और 26 नवंबर को ही आम आदमी पार्टी बनी। भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आपके ऊपर, एक एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर। आज दिल खुश होता है 20 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में 1446 जनप्रतिनिधि हैं हमारे। जैसा इन्होंने पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, असम, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा, इनमें हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, पंचायत के अंदर हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, जिला पंचायत में हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, और 2 मुख्यमंत्री हैं। ये सारे एक तरह से हर राज्य के अंदर हमारे बीज हैं। हर राज्य के अंदर भगवान ने बीज बो दिया आम आदमी पार्टी के। हर राज्य के अंदर भगवान ने बीज बो दिए इस देश को विकास करने के लिए। अब ये बीज पेड़ बनेंगे। दिल्ली में पेड़ बन गया, दिल्ली में पेड़ बन गया। अब ये पेड़ लोगों को खूब फल दे रहा है, लोगों को ठंडी छांव दे रहा है। पंजाब में भी पेड़ बन गया, पंजाब में भी अब ये पेड़ आम आदमी पार्टी का लोगों को खूब ठंडी हवा दे रहा है, छांव दे रहा है, फल दे रहा है। अब गुजरात में भी पेड़ बनने वाला है। गुजरात के कई सारे बीज आए हुए हैं वहां पे।
साल डेढ़ साल पहले गुजरात के अंदर 27 बीज भगवान ने बोए थे आम आदमी पार्टी के। वो पेड़ बनने वाला है गुजरात में, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। इतनी तेजी से दुनिया के इतिहास में किसी पार्टी का विकास नहीं हुआ, कोई पार्टी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। 10 साल पुराना एक बच्चा है सामने, इतने बड़े बड़े, कोई 125 साल पुरानी पार्टी है, कोई पता नहीं कितने कितने साल, और 10 साल का छोटा सा बच्चा है। हमने सुना है ना, श्री कृष्ण जी जब बच्चे थे उनको प्यार से सम्मान से कान्हा कहते थे, कान्हा। अपने बचपन में कान्हा ने कई बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। यह आम आदमी पार्टी भी छोटी सी पार्टी है, यह भी कान्हा की तरह है, अपने सामने बड़े बड़े राक्षसों के वध कर रहे हैं। बड़े बड़े राक्षस, वध का मतलब कोई मर्डर नहीं कर रहे किसी का, भ्रष्टाचार का वध कर रहे हैं, बेरोजगारी का वध कर रहे हैं, महंगाई का वध कर रहे हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में छोटी उम्र में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी 10 साल पुरानी पार्टी इतनी बड़ी बड़ी सामने शक्तियों के साथ लड़ रही है। इससे यह पता चलता है कि देश कितना त्रस्त हो चुका है। आम आदमी पार्टी के पास लोग क्यों आ रहे हैं? अगर ये दूसरी पार्टी वाले कुछ काम कर लेते 70-75 साल में, अगर ये दूसरी पार्टी वालों ने देश को भविष्य दे दिया होता, अगर ये दूसरी पार्टी वालों ने लोगों की जिंदगी आसान कर दी होती, हमको लोग लात मार के भगा देते, कह देते भाई हमारे को आपकी जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए, हम खुश हैं। आज खुले बाहों से पूरा देश आम आदमी पार्टी को गले लगा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग इनसे त्रस्त हो चुके हैं। 4 बातें आम आदमी पार्टी की पूरे देश में लोगों को पसंद आ रही है, और ये 4 बातें आम आदमी पार्टी की हैं जो इनके गले नहीं उतर रही। सबसे पहली बात है आम आदमी पार्टी की ईमानदारी। हमारे लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। लोगों को यकीन नहीं होता यार, राजनीति भी ईमानदार हो सकती है क्या? लोगों ने पहली बार देखा है देश के अंदर 75 साल में। अच्छा, नेता ईमानदार भी होते हैं, अच्छा पार्टियां ईमानदार भी होती है, पैसे नहीं खाते। पहली बार लोग देख रहे हैं कि ईमानदार राजनीति आ रही है। इसलिए बार बार कहते हैं, पहले कीचड़ फेंकेंगे, फिर कहेंगे अपने आप को ईमानदार कहने वाला अरविंद केजरीवाल। तो ये भी कहते हैं कि केजरीवाल ईमानदार है। तो एक है ईमानदार राजनीति, इनसे संभल नहीं रही है ईमानदार राजनीति, और देश के लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। ये कितना भी कीचड़ फेंके, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा। पूरे देश में सब कहते हैं यार ये तो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज है शिक्षा। शिक्षा के ऊपर जो हमने काम किया, आज तक ये नेता, इन्होंने कभी स्कूल की तरफ आंख उठा के नहीं देखी थी, और इनमें से कई नेता तो ऐसे जो बचपन में भी स्कूल नहीं गए थे। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, गुजरात के अंदर इनके एक देश के बहुत बड़े नेता 4 स्कूलों का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली से गए थे। स्कूलों की बात करनी पड़ रही है इन लोगों को, इनको अच्छा नहीं लग रहा। इन्होंने कभी जिंदगी में स्कूलों की बात नहीं करी। तीसरी, और लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। जनता क्या चाहती है यार? जनता यही तो चाहती है हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ बन जाएं। तीसरी चीज है स्वास्थ्य सेवाएं। पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है आज मोहल्ला क्लिनिक की, दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है मोहल्ला क्लिनिक की, दिल्ली के शानदार अस्पतालों की। दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त कर दिया, ये भी इनसे। अभी इनके एक और मुख्यमंत्री हैं, पहली बार मैंने उनके मुंह से सुना, मेरे को स्कूल और अस्पताल बड़े अच्छे लगते हैं, मैं जब भी जाता हूं किसी जिले में मैं स्कूल और अस्पताल में जरूर जाता हूं। पहले तो नहीं गए कभी, अब जाना पड़ रहा है तुम लोगों को। और चौथी चीज है फ्रीबी। ये भी भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने फ्री भी इंट्रोड्यूस किया है, फ्री की रेवड़ी। ये इनसे ना रेवड़ी खाते बन रही है, ना रेवड़ी उगलते बन रही है।
कहते हैं ये चार चीजें हैं, ईमानदार राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्रीबी। कहते हैं फ्रीबी करने से सरकार घाटे में चली जाएगी, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। गुजरात पे 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। गुजरात सरकार ने तो आज तक कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर ये कर्जा कहां से चढ़ गया जी? फिर तो कर्जा नहीं चढ़ना चाहिए था, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया फ्री में, तो ये कर्जा कहां से चढ़ गया? सारा पैसा लूट के खा गए, इसलिए कर्जा चढ़ गया। कर्जा फ्रीबी से नहीं चढ़ता, कर्जा लूटने से चढ़ता है। पंजाब के ऊपर अभी हमने सरकार संभाली है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब को तो कुछ नहीं दिया था पिछली सरकारों ने फ्री में, फिर यह कर्जा कहां से चढ़ गया? देश की हर सरकार के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया था फ्री में, फिर यह कर्जा कहां से चढ़ गया? और दिल्ली वालों को सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फिर भी कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर। तो फ्री भी देने से कर्जा नहीं चढ़ता, फ्री भी देने से सरकारें घाटे में नहीं जाती। 2 किस्म की राजनीति है, एक वो जो सरकारों को लूटते हैं, देश को लूटते हैं, पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अपने परिवार के घर भरते हैं, 7 पुश्तों तक इन्होंने पैसे कमा रखे हैं, 7 पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। और दूसरी वो राजनीति है जो फ्री में देती है सब कुछ जनता के भले के लिए, ईमानदार राजनीति है। कोई नेता अगर देश के अंदर खड़ा होके कहे कि मेरे को फ्री की रेवड़ी के खिलाफ हूं, समझ जाओ उस नेता की नीयत खराब है, वो नेता भ्रष्टाचारी है। कोई नेता अगर देश में देखो कि वो कह रहा है फ्री की रेवड़ी खराब है, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, सरकार घाटे में चली जाएगी, समझ जाओ उसकी नीयत खराब है। वो अपने दोस्तों के कर्जे माफ करना चाहता है, अपने परिवार के घर भरना चाहता है, जनता को लूटना चाहता है, एमएलए खरीदना चाहता है, वो देश का बेड़ा गर्क करना चाहता है। ये एक आज टेस्ट लेके चले जाना, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नेता ईमानदार, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए वो नेता बेईमान और भ्रष्टाचारी और गद्दार। और ये चारों चीजें जनता को बहुत पसंद आ रही हैं, और इसी वजह से दिल्ली में हमारी 3री बार सरकार बनी, पंजाब में हमारी सरकार बन गई, और अब गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनेगी। अब ये आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं, कैसे रोकें? तो अब इन्होंने मिलके खूब प्लानिंग करी है, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो, चारों तरफ से घेर लो इनको, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारे दिल्ली के एमएलए के ऊपर 169 केस हो चुके, अभी तक के 169 केस, 169 केसेस, एक केस में भी सजा नहीं हुई, एक में भी। 169 में से 135 केस बाइज्जत बरी हो गए, 34 केस बचे। इससे क्या पता चलता है? ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। एक केस में तो सजा हो जाती, 169 में से 20, 25, 30 केस में सजा होती, 40 केस में सजा होती, हम सोचते भाई कुछ गड़बड़ है, हमारे एमएलए भ्रष्ट हैं। 169 में से एक केस में सजा नहीं हुई, 135 में बरी हो गए, 34 पेंडिंग है, उसमें भी बरी हो जाएंगे। इसका मतलब है जो लाल किले के ऊपर खड़े होकर कहते हैं ना मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सतिंदर जैन जी किसी और देश में होते ना, उनको भारत रत्न दे देते। उस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया इस देश को, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने आके कहा कि मोहल्ला क्लिनिक सारी दुनिया को अपनाना चाहिए। उस आदमी ने फ्री बिजली का इजाद किया, उसी ने निकाला आइडिया कि बिजली फ्री भी दी जा सकती है। उस आदमी ने पूरी दिल्ली को फ्री इलाज दिया। आज दिल्ली के अंदर जो हर आदमी को फ्री इलाज मिल रहा है उसकी वजह से मिल रहा है।
उसको 3 महीने से इन्होंने जेल में डाला हुआ है। और अभी पिछले 3 सुनवाई से जज बार बार पूछ रही है सीबीआई वालों से, ईडी वालों से, भाई कोई सबूत तो दिखा दो, इसका कसूर क्या है। पढ़ा होगा आपने अखबारों में। जज ने 3 हेयरिंग में पूछा कि कोई तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो इसके खिलाफ। वो एक भी सबूत केंद्र सरकार नहीं दे पाई। तो 3 हेयरिंग के बाद केंद्र सरकार आके कहती है ये जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। शर्म की बात है। ये हो क्या रहा है इस देश, ये देश के अंदर हो क्या रहा है। कहते हैं जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। और अब इन्होंने एक और नया पैंतरा शुरू कर दिया। सतिंदर जैन के घर रेड मारी, कुछ नहीं मिला। उसी दिन इन्होंने किसी और ज्वेलर के यहां रेड मारी, उसके यहां कैश मिला। बोले सतिंदर जैन के सहयोगी के यहां कैश मिला। रे काहे का सहयोगी, कोई जान ना पहचान, किसी अरे गहरे के यहां रेड मार देते हो। अब कह रहे हैं मनीष के साथ भी यूं ही करेंगे। मनीष के यहां कुछ नहीं मिला इनको। मनीष के घर रेड मारी, बोले 144 करोड़ रुपए खा गया, कोई बोला 1000 करोड़ रुपए खा गया। कपड़े देख लो इसके। $144 करोड़ रुपए वाला आदमी ऐसे कपड़े पहनता है थोड़ी तो। और 144 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए खा गया होता तो घर में कुछ इधर उधर अलमारी में 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख तो मिलते। ढेला नहीं मिला इसके घर। फिर इनके गांव गए, मनीष के गांव गए। उन्होंने सोचा इसने जमीन खरीद रखी होगी। सारे गांव में पूछा इन्होंने, सीबीआई, ईडी, केंद्र सरकार ने, कुछ नहीं मिला। फिर इनके लॉकर में गए, बैंक में गए। इन्होंने सोचा लॉकर में होगा। तो इनका छोटा बच्चा, जब वो मीर इनका छोटा था, उसका एक झुंझुना था, वो याद के लिए उन्होंने लॉकर में रख रखा था। वो झुंझुना मिला इनको, लॉकर में झुंझुना मिला, कुछ नहीं मिला। 144 करोड़ खा गया कि मनीष सिसोदिया इतने। अब इन्होंने प्लानिंग करी है, अब एक दिन ये रेड करेंगे, 5-7 ऐरे गहरे नत्थु गहरों को पकड़ लेंगे और फिर कहेंगे मनीष सिसोदिया के सहयोगी के यहां मिले, मनीष सिसोदिया के सहयोगी के यहां मिले। पर जनता देख रही है, जनता देख रही है। रोज सुबह 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर मार के आता है। कोई भ्रष्टाचारी आदमी सुबह 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर नहीं मारता। कोई भ्रष्टाचारी होगा तो पहले रात को बैठ के दारू पिएगा, थोड़ी गलत काम करेगा, सवेरे तो लेट उठेगा। वो 6 बजे उठ के ईमानदार आदमी स्कूलों के चक्कर काट सकता है। 6 बजे उठ के ईमानदार आदमी बच्चों का भविष्य बनाने की सोच सकता है। कोई बेईमान आदमी थोड़ी सोचेगा। अब कल इन्होंने अमानतुल्लाह को पकड़ लिया। अमानतुल्लाह को भी बोले उसके घर कुछ नहीं मिला। अमानतुल्लाह के यहां, उसके सहयोगी के यहां फलाना मिला, ढिमका मिला, ये मिला। उसका सहयोगी सारे टीवी चैनलों में जा जाके कह रहा है जी जो भी मिला मेरा है, और उसके यहां भी कुछ नहीं मिला से। अब उसका इन्होंने ढिंडोरा पीट दिया। तो अब मेरे को यह पता चला है इनका ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया। इन्होंने दिल्ली के अंदर हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश करी। 20-20 करोड़ रुपए एक एमएलए को इन्होंने कोशिश करी, एक भी एमएलए नहीं टूटा। हमने सारे के सारे गिनती करा दी थी विधानसभा के अंदर, एक भी एमएलए नहीं टूटा। फिर ये पंजाब गए, पंजाब के अंदर 25-25 करोड़ एमएलए को देने की कोशिश करी। इनकी प्लानिंग थी पंजाब में भी और दिल्ली में भी 40-40 एमएलए खरीद के तोड़ लेंगे। पंजाब में भी ये नहीं तोड़ पाए। अब इन्होंने ऑपरेशन लोटस फेज 2 शुरू किया है। कल से एमएलए के पास फोन आने चालू हो गए, या तो तुम हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो अमानतुल्लाह का किया था। धमकियां दे रहे हैं, तुम्हारे पीछे भी ईडी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी एसीबी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी। अभी तक तो कोई टूटा नहीं है जी, और मेरे को लगता नहीं कोई टूटेगा। मैंने स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं देखा था, मैंने आजादी की लड़ाई तो नहीं देखी थी, मैं स्वतंत्रता सेनानियों से तो नहीं मिला, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का एक एक एमएलए जिस तरह से इनका सामना कर रहा है,
मैं समझता हूं ये कोई हमारा एक एक एमएलए किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। जिस तरह से इनके सामने मुकाबला कर रहा है, लालच का 25-25 करोड़ रुपए त्याग दिए, ईडी की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीबीआई की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसे त्याग दिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, आज के माहौल के अंदर कोई ये छोटी बात नहीं है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, ये सबको जेल में डालेंगे। सतिंदर को डाल दिया, अमानतुल्लाह को डाल दिया, मनीष सिसोदिया को डालने की तैयारी चल रही है। इसके बाद कैलाश गहलोत का नंबर है, उसके यहां भी रेड होने वाली है। कई एमएलए जेल जाएंगे। एक चीज बस ध्यान रखना, 3 से 4 महीने जेल जाने के लिए तैयारी कर लो, फिर ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने अपने घर में बोल दो। कल पंजाब से मेरे पास 2-3 एमएलए आए थे, मैंने उनको यही बोला। मैंने कहा अगर 3 से 4 महीने जेल जाने को तैयार हो, और जेल उतनी बुरी भी नहीं है, मैं भी गया हूं, 15 दिन मैं जेल में रहा था। 3 से 4 महीने जेल जाने की तैयारी कर लो। अगर सबके अंदर ये हिम्मत आ जाए, उसके बाद ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम लोग। इन्होंने अभी तक पूरे देश में 285 एमएलए खरीदे हैं, 285 एमएलए। कोई कहता है 50 करोड़ दिए, कोई कहता है 40 करोड़, कोई 25 करोड़। कम से कम 7 से 8 हजार करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने में खर्च कर दिए। 7 से 8 हजार करोड़। कहां से आया इतना पैसा? कहते हैं भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार तो तुम कर रहे हो, तुम लूट रहे हो जनता को। सारी देश को लूट लिया, लूट लूट के एमएलए खरीदते हो, खुलेआम खरीद रहे हो, और फिर भी तुम्हारी हिम्मत हो जाती है लाल किले पे खड़े होके कहने की कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। पूरे देश में एमएलए खरीदते फिर रहे हो, करोड़ों रुपए में एमएलए खरीदते फिर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत हो गई कहने में भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा 75 साल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनकी सरकार ने किया है। आजकल ये मीडिया को भी खूब धमकियां दे रहे हैं। गुजरात में इन्होंने इतनी धमकी दी, इतनी धमकी दी, किसी भी आम आदमी पार्टी वाले को डिबेट में नहीं बुलाना। शाम को डिबेट होता है, डिबेट में चर्चा होती है कि मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया, और उसमें आम आदमी पार्टी वालों को नहीं बुलाते। कांग्रेस और बीजेपी वाले आपस में बैठ के चर्चा करते हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसे धमकियां दे रखी हैं वहां पे। गुजरात में किसी अखबार में हमारा कुछ नहीं छपता, और फिर भी गुजरात के अंदर बल्ले बल्ले हो रही है, चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया से। प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं शायद, हिरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर हैं। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो। केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे। आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो? ऐसे देश चलाएंगे? ऐसे धमकियां देंगे? फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। और ये जो आप धमकियां देते हो ना, कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रख रखी है आपकी। अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद करो ये गंदगी, बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना। और अब केवल मीडिया के भरोसे नहीं रहा, देश ने सोशल मीडिया के ऊपर, जनता अब सोशल मीडिया के ऊपर आ गई है। सोशल मीडिया के जरिए ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। हम सबको मिलके भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना है? भारत दुनिया का नंबर 1 देश
केवल भाषणबाजी करने से नहीं बनेगा। विदेशों में भाषण करके आ जाओ और कह दो हम विश्व गुरु बन गए, ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेगा। एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, तब भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश कोई एक आदमी नहीं बनाएगा। जब इस देश का एक एक बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 14,500 सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मैंने बधाई दी उनको। पर 5 साल में 14,500 सरकारी स्कूल ठीक करोगे? देश में 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। सारे स्कूल ठीक करते करते तो 500 साल लग जाएंगे। अब ये देश रुकने को तैयार नहीं है, देश बेचैन है, देश बहुत बेचैन हो रहा है। 5 साल में सारे सरकारी स्कूल ठीक करने हैं। देश मांग कर रहा है कि अगर दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल 5 साल में ठीक हो सकते हैं, अगर पंजाब के सारे स्कूल 5 साल में हम ठीक करके दिखाएंगे, तो पूरे देश के सारे सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर ठीक हो सकते हैं। पैसा है, पैसा है। पैसे की लूट बंद करो, पैसे की लूट बंद होगी, सारे सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे। और अगर सारे सरकारी स्कूल ठीक हो गए तो भाई साहब एक एक बच्चा मेरे देश का कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा और अपने घर की गरीबी दूर करेगा। 5 साल के अंदर हम देश की गरीबी दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर अपने को भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, हमें अपने सारे लोगों के लिए अच्छा और फ्री के इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। खूब अस्पताल बनाने पड़ेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे करने पड़ेंगे सबके लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तीसरी चीज, हर बच्चे के पास रोजगार होना चाहिए। बेरोजगारों की सेना से भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। हर बच्चा रोजगार के साथ हो, उसकी भी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने की हुई है। चौथी चीज, महिलाओं को सुरक्षा मिले और महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। अगर महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगी तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। 5वीं चीज, किसानों को अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना शुरू हो जाए। एक बार में पूरे देश का रूरल इंडिया, जितना गांव देहात है, सारा गरीबी दूर हो जाएगी। किसानों को उनकी फसलों के पूरे दाम दो। और छठी चीज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को तैयार करना पड़ेगा देश के अंदर। मेरे मन में तो ये 6 चीज आती हैं, लेकिन केवल ये 6 नहीं है। अपने को 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, और बहुत सारे आइडियाज आएंगे और बहुत सारी बातें आएंगी। सबको संजो के, सबको साथ लेके हम इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जी अगले चुनाव में किसके साथ अलायंस करोगे, कौन सी पार्टियों के साथ करोगे, भाजपा के खिलाफ एक यूनाइटेड। भाई साहब, मेरे को ये सब जोड़ तोड़ समझ नहीं आती। एक ही चीज समझ आती है, जिस दिन इस देश के 130 करोड़ लोगों का अलायंस बन गया, हमें दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज से 75 साल पहले इस देश के लोग इकट्ठे हुए थे और हमने अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया था। एक बार फिर सारे जने इकट्ठे हो जाओ, फिर से हम इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना देंगे। हमें लोगों को जोड़ना है। आज जब आप सब लोग यहां से जाओगे, ये 6 बातें हर एक आदमी को बतानी है। सबको, जनता को इस मिशन के साथ जोड़ना है, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। और इससे जुड़ने का एक फोन नंबर है, सारे जने नोट कर लो, 95100100, 2 बार 1000, 95100100। इस पे मिस्ड कॉल मारो और आप हमारे साथ इस मिशन के साथ जुड़ जाते हैं। तो आप भी जुड़ो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को में इसका प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करो।
देश के अंदर इन लोगों ने माहौल बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है। चारों तरफ लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी, इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ सकता। अपने को देश के अंदर शांति स्थापित करनी है। जब चारों तरफ शांति होगी, सुख शांति होगी, भाईचारा होगा, प्रेम होगा, तभी किसान आगे बढ़ेगा, तभी मजदूर आगे बढ़ेगा, तभी स्कूल आगे बढ़ेंगे, तभी शिक्षा आगे बढ़ेगी, तभी स्वास्थ्य आगे बढ़ेगा। भारत माता की